दूरदर्शी में भी दो लेंस काम में लिए जाते हैं और अपने पास में सूक्ष्मदर्शी थी संयुक्त, उसमें भी दो लेंस काम में लिए जाते हैं। इसमें भी एक छोटा और एक बड़ा लेंस होता है, उसमें भी एक छोटा और एक बड़ा लेंस होता है। फिर आप डिफाइन कैसे कर पाओगे कि ये खगोलीय दूरदर्शी है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, तो उसके बारे में मैं आपको बता भी देता हूं और याद रखने के लिए तरीका भी बता दूंगा। देखो उसमें हमने क्या किया था कि जो आंख थी, आंख के पास वाला जो लेंस था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, उसका द्वारक बड़ा था और उसकी फोकस दूरी भी क्या थी, ज्यादा। और जो अभिदृश्यक लेंस था वस्तु की ओर, वो साइज उसकी छोटी थी, ठीक है ना, वस्तु की ओर वाली। इसमें तुम्हारे को मालूम है कि जैसे तुमने बचपन में भी कभी दूरबीन खरीद के लाए होंगे मेले से, जब तुम उसको आंख के पास लगाते थे तो आंख के पास वाला जो पार्ट होता था वो छोटा होता था और दूर वाला बड़ा। तो मतलब आंख के पास वाला लेंस क्या होता था वहां पर, छोटा, और दूर वाला बड़ा। आ गई बात समझ में? ये तो तुम्हारे को मालूम है ही कि आंख के पास वाला क्या हो गया, छोटा, और वो क्या थी, दूरबीन मतलब दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में आंख के पास वाला लेंस छोटा और दूर वस्तु की ओर वाला बड़ा, लेकिन इसमें जस्ट उसका उल्टा, इसमें आंख की साइड वाला बड़ा और क्या होता है, वस्तु की ओर वाला छोटा। आगे बात समझ में? तो यहां से तुम्हारे को मालूम चल जाएगा। तो खगोलीय दूरदर्शी की हमने बात कर ली। अब इसके अंदर हम रचना की बात करें कि इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें देखो कि अपने पास में जो वस्तु होगी उस साइड वाला लेंस क्या होगा, उसका द्वारक भी बड़ा होगा और उसकी फोकस लेंथ भी क्या होगी, बड़ी होगी। फिर इस दूसरी यदि मैं बात करूं अपने आंख के साइड वाले लेंस की, तो उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, उसकी साइज क्या होगी, छोटी। अब तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि तुम जो वस्तु देख रहे हो वो कहां पर होगी, एक तरीके से अनंत पर होगी। एक तरीके से कहां पर होगी रे, अनंत पर होगी। अनंत पर होगी तो वहां से दो जो प्रकाश किरणें आएंगी वो कहां पर काटेंगी, आने वाली प्रकाश किरणें कहां पर काटेंगी, अनंत पर। तभी तो वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर होगी, क्योंकि आपतित प्रकाश किरणें जहां पर मिलती हैं, ठीक है ना, वहां पर क्या होता है, बिंब होता है। तो जैसे एक प्रकाश किरण तो ऐसे आई और दूसरी प्रकाश किरण बोलो ऐसे, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे, दोनों क्या लग रही हैं तुम्हारे को, ये समांतर लग रही हैं। तो ये आएगी, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अपवर्तित होकर कहां से गुजरेगी, बोलो कहां से जाएगी, अपवर्तित होकर ऐसे जाएगी। समांतर आती तो फोकस बिंदु से जाती, याद रखना इस बात को। यदि ये इसके लेकिन समांतर नहीं आ रही है तो ये इसके बाद में क्या हो जाएगी, अपवर्तित, और ये इसको यहां पर काटेगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो सीधी जाएगी बिना अपवर्तित या बिना मुड़े हुए, बिना विचलित हुए, और ये वाली थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। ये जहां पर काटेंगे वहां पर तुम्हारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि अनंत पर यदि वस्तु है तो उसका आज प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पर। और ये फोकस बिंदु किसका होगा, इस वाला जो वस्तु की साइड में लेंस है उसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस। और ओ ऑब्जेक्ट वाला, और इसकी जो लेंथ होगी, फोकस लेंथ, उसको मैं लिखूंगा एफ नॉट से। किससे लिखूंगा मैं, एफ नॉट से। आ गई बात समझ में? ये अपने पास में बात हो जाएगी। ये इस साइड में कहीं पर कोई वस्तु है, यहां पर जो वस्तु है यदि मैं इसको देखता हूं तो वो एंगल बनाएगा एल्फा, तो इस साइड में भी एंगल बनेगा एल्फा। आगे की बातों को मैं हटा देता हूं। इसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा, एक छोटा लेंस, यहां पर एक क्या हो जाएगा, छोटा लेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से छोटा लेंस होगा तो एक तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ठीक है ना। दूसरी कहां से, इसकी फोकस बिंदु से गुजरेगी, तो ये फोकस बिंदु से ऐसे गुजर जाएगी। ये दोनों अपवर्तित होकर इस साइड में जाएंगी तो ये काटेंगी नहीं, ये आगे और भी ज्यादा, इनके बीच में गैप ज्यादा हो जाएगा। तो अपवर्तित प्रकाश किरणें जहां पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आगे काटेंगी नहीं, पर इनको मैं इस साइड में पीछे बढ़ाता हूं, इस साइड में मैं पीछे बढ़ाता हूं, तो ये अपने को क्या होंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी, काटती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना। ये इस साइड में काटती हुई प्रतीत हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब का निर्माण लगभग यहां पर कहीं पे हो रहा है। मैं मान लेता हूं कि इस साइड में जो भी वस्तु है वो ए बी है या पी क्यू है, जो भी तुम लिखना चाहो। जैसे मैंने इसको ए बी लिख दिया तो इसका प्रतिबिंब पहले यहां पर बना ए डैश बी डैश, ठीक है ना। और फिर इसका प्रतिबिंब इस वाले लेंस से हमने देखा, ये प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए है और ये वाला प्रतिबिंब इस लेंस के। अब इसका प्रतिबिंब इस लेंस से देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा, और ये ए डबल डैश
बी डबल डैश होगा। ये प्रतिबिंब इसके लिए है, लेकिन इस वाले लेंस के लिए क्या होगा, बिंब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी, ये किस साइड में है लेंस, आंख के पास में, तो इसको अभी नेत्र लेंस बोलेंगे और इसको मैं ई लिख दूंगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी यू ई, क्या होगी, यू ई हो जाएगी। और यहां पर ये जो अपनी आंख के ऊपर एंगल बनाएगा वो बीटा एंगल होगा, ये एंगल बनाएगा, ठीक है ना। ये एंगल कितना बना देगा, बीटा। इसके लिए और इसके लिए एंगल दोनों के लिए सेम ही है। आ गई यहां तक बात समझ में। दूसरी बात ये कि यहां से ये जो प्रकाश किरण समांतर आ रही है वो बाद में यहां से काटेगी। समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहां से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है फोकस बिंदु से। तो ये फोकस किसका हो गया, अभिनेत्र लेंस वाले का। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ई, एफ ऑफ ई, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल एफ हो जाएगी। इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा, ये भी हो गया अपने पास में, ठीक है ना। चले इसके बाद में आगे, इसके बाद में एक बार तुम इसको देख लो आराम से, डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लो। चलते हैं अब आगे। इसके बाद में हम बात करेंगे आवर्धन क्षमता की। किसकी बात करेंगे, आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता की यदि हम बात करें, इसमें मैग्निफिकेशन पावर, तो तुम्हारे को वैसे मालूम है नॉर्मली कि m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा होता है, लिखा था हमने पहले भी, बीटा अपॉन एल्फा। या तुम इसको मैथमेटिकल रूप से ऐसे लिख दो, और हिंदी में लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, m बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कहां पर, आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, विजुअल एंगल, अपॉन, अपॉन क्या होगा रे, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। लेकिन इसमें एक बात स्पेशल लिख देना तुम कि जब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में हो, ठीक है ना, जब वह, जबकि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में हो, ठीक है ना। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। तो ये लास्ट में अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है, ये अपनी आंख के ऊपर एंगल बना रहा है बीटा, लेकिन वस्तु जो प्रारंभिक स्थिति है वो है, यदि यहां से हम देखेंगे इसको, तो ये कितना एंगल बनाता है, एल्फा। तो यहां से m इज इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, लेकिन यहां पर एल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होंगी, इनके मान अल्प होंगे, ठीक है ना। एल्फा एंड बीटा के मान अल्प हैं, ठीक है ना, इनके मान क्या है अपने पास में, अल्प हैं, ठीक है ना। अतः बीटा की वैल्यू तो लगभग बराबर हो जाएगी tan बीटा के, और एल्फा की वैल्यू लगभग बराबर हो जाएगी tan एल्फा की। बीटा की वैल्यू लगभग tan बीटा के और एल्फा की वैल्यू लगभग tan एल्फा के बराबर हो जाएगी। इसमें तुम्हारे को कोई दिक्कत है या नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहां थोड़ी बहुत काम की बातें आएंगी, वो भी बता देता हूं। m इज इक्वल टू tan बीटा, बीटा की जगह तो क्या लिख दोगे, tan बीटा अपॉन tan एल्फा। यहां पर देखो अपने पास में जो वस्तु होगी वो बहुत ज्यादा दूरी पर होगी, बहुत ज्यादा दूरी पर होगी। जैसे तुम यहां, तुम्हारी आंख है, इसको तुम ऐसे देखोगे, ये वस्तु है, ये एंगल बनाएगी एल्फा, तो यहां पर मैं tan थीटा बराबर क्या लिखूंगा, लंब बटे आधार। लेकिन वो जो डिस्टेंस है तुम्हारी कितनी है, इनफाइनाइट है, वो फाइनाइट नहीं है, आधार की वैल्यू तुम्हारे को मालूम नहीं है, इसलिए हम एल्फा के लिए इस साइड वाला पोर्शन काम में नहीं लेंगे। ये एल्फा और ये एल्फा दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, तो इसकी जगह हम आज ये वाला काम में ले लेंगे, क्योंकि ये वाली अपने को दोनों वैल्यू मालूम हो जाएंगी। क्योंकि ये वाला तो क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार, आधार की वैल्यू कितनी है, एफ नॉट। बात समझ में आ गई ना। क्यों नहीं ले रहे इस साइड वाला एल्फा, इस साइड वाला एल्फा इसलिए काम में नहीं लेंगे क्योंकि अपने को tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ठीक है ना, लंब बटे आधार ये कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, तो अपने को ये वैल्यू मालूम नहीं है, इनफाइनाइट पर है, ठीक है ना।
तो यहां से फिर हम क्या कर लेंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख, तो समान कोण है, तो हम इस एंगल की जगह ये वाला एंगल काम में ले लेंगे और ये अपने को दोनों वैल्यू हो जाएंगे अपने पास में। ठीक है ना, चलो आगे। चलो तो फिर तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, यहां से चित्र से लिख सकते हो या तुम ऐसे लिख सकते हो। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। तो यहां से तुम्हारे पास में tan जो बीटा होगा, tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू ये वाली a डैश b डैश, a डैश b डैश अपॉन आधार की वैल्यू a डैश e, a डैश e। ठीक है ना। फिर यदि मैं बात करूं tan अल्फा के लिए, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, tan अल्फा बराबर बोलो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू क्या है, इसके सामने वाला a डैश b डैश, a डैश b डैश अपॉन आधार की वैल्यू यहां से o से लेकर के a डैश तक, o से लेकर a डैश तक। तो यहां से मैग्निफिकेशन पावर, समीकरण 1 में ये दोनों वैल्यू रख दूं मैं, tan बीटा और tan अल्फा की, तो यहां से मैग्निफिकेशन पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, tan बीटा की वैल्यू तो ये रही, a डैश b डैश अपॉन a डैश e बटा a डैश b डैश अपॉन o a डैश, ये उल्टा हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश b डैश अपॉन a डैश e इंटू ये ऊपर चला जाएगा o a डैश अपॉन a डैश b डैश, a डैश b डैश a डैश b डैश कैंसिल, a डैश b डैश a डैश b डैश कैंसिल। तो यहां तुम्हारे पास में मैग्निफिकेशन पावर m इज इक्वल टू o a डैश अपॉन a डैश e, यही बचा। यहां पर हम दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, o तो ये रहा, a डैश ये रहा। आपतित प्रकाश किरण की डायरेक्शन उस साइड में है, कौन सी साइड में है, उस साइड में है, तो उस साइड में जो भी राशियां होंगी वो पॉजिटिव और लेंस के इस साइड में जो राशियां होंगी वो नेगेटिव होंगी, वो क्या होंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। आ गई बात समझ में, चलो आगे में। तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा बोलो, ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए डैश, यहां से इस साइड में तो प्लस का एफ नोट होगा, प्लस का एफ नोट होगा, ए डैश ई, ए डैश ई यहां से यहां तक, ये वाली डिस्टेंस इस वाले लेंस के लिए है, प्रकाश आपतित प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये, तो इस लेंस से इस साइड में जो भी राशियां होंगी वो पॉजिटिव, इस साइड में जो भी होंगी वो नेगेटिव, तो ये वाला यूई है, लेकिन ये डायरेक्शन इसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि ये लेंस से इस साइड में है, तो यहां ए ई डैश बराबर माइनस का यूई हो जाएगा। तो यहां तुम्हारे पास में मैग्निफिकेशन पावर आता है, मैग्निफिकेशन पावर एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का एफ नोट अपॉन यूई, एफ नोट अपॉन यूई, ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगी, मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी तुम्हारे पास में, मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। इसको तुम समीकरण नंबर 2 दे देना, इसको तुम समीकरण नंबर क्या कर दोगे, 2 दे दोगे। आगे यहां तक बात समझ में, ठीक है ना। आगे चलूं, इनको तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। और यहां से तुम्हारे को मैं एक बात और बता दूं, वही बात जो मैं और दिन भी बोलता था, क्या कि जो खगोलीय दूरदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता है, उसका जो मान है वो क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर डिपेंड करता है, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम क्या कर देंगे, अपने पास में मैग्निफिकेशन पावर तो आ चुकी है, तो अब हम इसमें 2 केसेस लगा देंगे कि अंतिम प्रतिबिंब एक बार तो कहां बने, कि अपने जो न्यूनतम दर्शन मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है कैपिटल डी, जिसकी वैल्यू हमने 25 सेंटीमीटर बोली थी, वहां पर बने प्रतिबिंब। एक तो कहां पर बने रहे, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, जिसकी वैल्यू कैपिटल डी बराबर 25 सेंटीमीटर, और दोबारा कहां पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर। ये दोनों बातें हो जाएंगी, दोनों केस और देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इसमें क्या लिख दोगे बोलो, जब प्रतिबिंब, ठीक है ना, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि या स्पष्ट दर्शन
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर हो, ठीक है ना, कहां पर बनता हो, कैपिटल डी दूरी पर बनता हो। तो यहां से तुम्हारे को मालूम है लेंस फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां मैं किसके लिए, आंख वाले लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए मैं बात करूं तो यहां पर जो f की वैल्यू होगी वो f इज इक्वल टू f ही होगी, और v ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है ना, तो यहां पर v इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, ये कौन सी साइड में बन रहा है, बोलो, इसी साइड में बन रहा है, प्रतिबिंब इसी साइड में बन रहा है इस लेंस से। तो इस लेंस के लिए यदि मैं बात करूंगा तो कौन सी साइड में, नेगेटिव वाली साइड में। कौन सी साइड में, नेगेटिव वाली साइड में। तो v इज इक्वल टू माइनस का d हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का d, और u इज इक्वल टू माइनस का ue। वैसे बिंब हमेशा ही नेगेटिव में आता है क्योंकि वो लेंस के इस साइड में ही रखा होता है, और वैसे भी तुम देखना चाहो तो ue ये रहा, ये भी लेंस के इस साइड में ही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस में। सारी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं तो 1/f e इज इक्वल टू, बोलो, 1/ माइनस का d माइनस 1/ माइनस का ue। माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस में हो जाएगा, तो 1/f e इज इक्वल टू माइनस का 1/d प्लस 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 ue। सही है ना, बोलो, कोई दिक्कत। तुम्हारे को मालूम है कि मैग्निफिकेशन की पावर f0/ue होता है, तो मैं इस माइनस में इस वाले पार्ट को इस साइड में भेज दूं। क्यों भेज रहा हूं, क्योंकि मैं ue वाला पार्ट, मुझे मैग्निफिकेशन पावर का मालूम है कि 1/ue जिस पार्ट में आएगा वो पार्ट एक साइड में होना चाहिए। वो किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन पावर के। तो ue इसके है, तो इसको तो मैं एक साइड में रखूंगा, बाकी इनको दूसरी साइड में भेजूंगा। तो क्या हो जाएगा, बोलो, 1/ue इज इक्वल टू, ये माइनस में इस साइड में लाऊं तो प्लस में, तो fe प्लस 1/d। ये जो तुम्हारे पास में समीकरण आया है, इसको तुम क्या कर दो, फांसी पर चढ़ा दो, है नहीं, इसको हम क्या करते हैं, इसको उपरोक्त समीकरण को माइनस का f0 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का f0/ue इज इक्वल टू माइनस का f0 और 1/fe प्लस 1/d। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मालूम है आपको, इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन पावर m। ये किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन पावर के, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का f0 1/fe प्लस 1/d। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगी, आवर्धन क्षमता हो जाएगी। कब, जब तुम्हारा अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर। आ गई बात समझ में, तो उस टाइम मैग्निफिकेशन पावर ये हो जाएगी। मैग्निफिकेशन पावर सबसे पहले हमने ये निकाल दी थी। केस सेकंड में यदि हम बात करें कि जब कहां पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता हो, बोलो, अनंत पर। कहां पर बनता हो, अनंत पर। नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, पढ़ना तुम्हारे को ही पड़ेगा, पढ़ाऊंगा तो सही, बिल्कुल सही बात। चलो आगे, वो लेंस सूत्र से तुम्हारे को मालूम है ऐसा होता है, होता है तो होता है, तुम क्या कर सकते हो और मैं भी क्या कर सकता हूं। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो आगे, चलो तो फिर रख दें वैल्यू, 1/fe इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/ माइनस का ue। माइनस से माइनस कैंसिल, कितना रहे, प्लस का ue 1/। और किसी भी संख्या में इनफाइनाइट का भाग दोगे तो कितना आएगा, 0 0 एंड 0। 1/fe इज इक्वल टू 1/ue बचा, प्लस 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे को मालूम है, क्या मालूम है तुम्हारे को, कि मैग्निफिकेशन पावर ये होती है। यदि इसके साथ में माइनस का f0 और आता तो ये मैग्निफिकेशन पावर के बराबर होता। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको माइनस के f0 से गुणा ही कर देता हूं, f0 से गुणा कर देते हैं पूरे समीकरण को। तो क्या हो जाएगा, माइनस का f0/ue इज इक्वल टू माइनस का f0/fe। f0/ue इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का f0/fe हो जाएगा। आ गई बात समझ में, चलो आगे, चलो तो फिर
तुम्हारे को मालूम है ये किसके बराबर होता है, मैग्निफिकेशन पावर के बराबर होता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई। ये तुम्हारे पास में मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी जब कब, जब प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो ये हो जाएगी। तुम्हारे को वैसे मैं इसके बारे में और सारी बातें बता देता हूं कि ये क्या होती हैं, दो नलियां होती हैं, नलियों के अंतिम सिरों के ऊपर ये लेंस लगे होते हैं, जैसा तुमने दूरबीन में देखा होगा, ठीक है ना। और इनके बीच के अंदर वही दंड चक्र होता है आगे पीछे खिसकाने के लिए, सेट करने के लिए, और ये दोनों के अंतिम सिरों पर होते हैं। जब यदि तुम इसमें बात करते हो कि जब ऐसी कंडीशन होगी तब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब नली की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि ये एक नली के सिरों पर जुड़े होंगे, ये इस वाले सिरे पर, ये इस वाले सिरे पर, उस टाइम नली की लंबाई कितनी होगी। आ गई बात समझ में। तो उस टाइम नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, बोलो, लेंथ एल इज इक्वल टू, बोलो तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि ये वाला जो बिंब है अनंत पर है, तो ये तो कहां पर बनेगा, एफ नोट पर। तो एक तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो एक तो एफ नोट, ठीक है ना। यहां हम प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर ओनली अपने को लंबाई निकाली है कि ये दूरी प्लस ये दूरी। दूसरी बात ये कि तुमने कहां बनाया, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। इसका प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब ये फोकस इसके फोकस बिंदु पर होगा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, एफ ई। यदि ये इसके फोकस बिंदु पर होगा तभी इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, अनंत पर। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, एफ ई। उस टाइम नली की लंबाई ये हो जाएगी, एफ नोट प्लस एफ ई। आ गई बात समझ में। क्योंकि नली की लंबाई का मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी होगी, क्योंकि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर, अनंत पर बन रहा है ना। तो तुम्हारे को मालूम है इसका बिंब कहां पर बनेगा, फोकस बिंदु पर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, एफ नोट। एक दूरी तो ये प्लस ये दूरी। तुमने इसमें कंडीशन क्या लगाई है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब कब बन सकता है, जब बिंब फोकस पर हो, जब बिंब कहां पर हो, फोकस पर। तो फोकस बिंदु पर होगा तो ये दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी के बराबर। तो ये दूरी कितनी होगी, एफ ई। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, ये एफ ई प्लस एफ नोट, और ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, नली की लंबाई आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, तुम्हारी नली की लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। चले आगे। इसी के साथ में तुम्हारा क्या हो जाता है, ये खगोलीय दूरदर्शी खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है ना।